हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवोदित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक वाणी ज्ञानस्य परमोधन, जहां बिलीव करते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हमने देखा बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई क्रिएट होते हुए, यानी कि जो फरवरी 2021 प्री कोरोना टाइम्स में जो हाई क्रिएट किया था बैंक निफ्टी ने, उसको आज फाइनली बैंक निफ्टी ने तोड़ा। भले ही कुछ थोड़े पॉइंट्स से तोड़ा, लेकिन फाइनली आज हमें एक नया हाई मिला और 12,000 निफ्टी का प्री कोविड हाई था, जिसको तोड़ करके निफ्टी ऑलरेडी 5,000 5,500 पॉइंट ऊपर चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये चाल अभी तक नहीं आई थी और अब ये फाइनली ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बैंक निफ्टी के ऐसे ही बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, स्पेशली फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। तो बैंक निफ्टी के चलने में जो खुशी ज़्यादा मैं देखता हूं कि लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के चलने पे। तो बैंक निफ्टी अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर के आती है जब चलती है तो, और गिरती भी है तो भी कुछ इसी तरीके के ट्रबल्सम हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे कि आखिर ये बैड बैंक है क्या, समझेंगे बैड बैंक को आसानी से कि किस तरीके से बैड बैंक काम करेगा और क्या किन तरीकों से ये इन पीएसयू बैंकिंग के लिए एक पुनर्जन्म हो सकता है, या उतना बड़ा कोई बात, उतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ये एक छोटा सा ही न्यूज़ है, इससे कुछ खास इनको मिलने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ों को समझेंगे कि आखिर क्या कुछ इस अनाउंसमेंट से हमें समझना चाहिए, क्या टेक अवेज हैं इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट से और इस पूरे के पूरे सेटअप से। तो इस बारे में आज ये वीडियो बनाने आया हूँ मैं, और साथ में मैं उन स्टॉक्स पे आपको जो इस न्यूज़ के कारण से अच्छा टर्न अराउंड दिखा सकते हैं, एक बाउंस देखने को मिल सकता है, उस पर बात करेंगे। जिसके साथ में हम ऑब्वियसली चार्टिंग को भी देखेंगे, क्योंकि चार्टिंग का ही सपोर्ट हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर न्यूज़ और जो भी तरीके की चीज़ें हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी बारे में रहेगा और बहुत समय बाद मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी पिछले कुछ दिनों से। फाइनली मैं अब ठीक हूँ और आखिरी वीडियो हमने बनाया था कि लार्ज कैप में रखें फोकस, और उसके बाद से आप देखिए लार्ज कैप के स्टॉक्स ही आपको चलते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर रिलायंस, बाटा, इस तरीके के बड़े नाम, LTI, स्पेशली IT में स्टॉक्स दौड़े, TCS, और हमने यहाँ पर 3 स्टॉक्स कवर किए थे, जिसमें 4800 के आसपास हमने कवर किया था। LTI जो कि 5600 के ऑलरेडी लेवल्स पे चल रहा है, 5500 का मैंने टारगेट दिया था। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर रिकमेंड किया था 800 रुपये के लेवल्स पे, 880 के पहले टारगेट्स थे ऑलरेडी हो चुके हैं। और बाटा हमने रिकमेंड किया था, बाटा भी अपने गिवन लेवल से ऊपर चल रहा है। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ के बारे में ज़रूर बता सकता था, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। कुछ नीचे भी चल रहे हैं, जैसे कि इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज, मन्नापुरम फाइनेंस, ये दोनों ही काफ़ी नीचे चल रहे हैं। और बाकी के पुराने वीडियोस अपने टारगेट्स को कर चुके हैं। सिर्फ ये 2 वीडियो ही हमें थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं, बट रखिए इन्हें, जो भी टारगेट्स आपको सजेस्टेड है उनके साथ, या फिर जो भी स्टॉप लॉस सजेस्टेड है उसके साथ आप इसे कंटिन्यू रखिए अपने पोर्टफोलियोज पर। तो बात करेंगे आज इस बैड बैंक के बारे में सबसे पहले कि आखिर क्या कुछ है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोग को बोर तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक लेमन टर्म्स में आपको समझाता हूं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। सबसे पहले NARCL का गठन किया गया है, फॉर्म किया गया है, जिसका मतलब होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। यानी कि एक कंपनी सेटअप की जा रही है जिसका काम ही यही है कि जो भी ख़राब एसेट बन चुके हैं, जो एसेट ना रह करके बैड एसेट बन चुके हैं, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और उनसे कुछ भी जो भी निकालते बने वो निकालने की कोशिश की जाए। अब इसी के दायरे में आएगा बैड बैंक। जैसे हम लोग देखें, हम लोग एक फेमस एक्टर है जिसे हम बैड बॉय के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो सारे बुरे काम करते हैं, यानी कि विलन का रोल करते हैं सारे ही मूवीज़ में। उसी तरीके से अगर किसी भी बैंक के लिए अगर कुछ चीज़ ख़राब है जो विलन के तरीके से काम करती है, तो वो है उनके NPAs या ऐसे लोन जो वापस नहीं आ रहे हैं। तो सीधे सीधे जो बैंकिंग है, हमारे यहाँ की जो बैंक्स हैं, PSU बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो सीधे सीधे उठा करके अपने ख़राब लोन्स को, यानी कि जो NPA बन चुके हैं, उन्हें उठा करके कहाँ डाल देगी? सीधे सीधे बैड बैंक में डाल देगी। अब बैड बैंक क्या करेगी? बैड बैंक इनको पहले तो देखेगी। अब मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे किसी इंसान ने आपसे, किसी फ्रेंड ने आपसे लिया 10,000 रुपये उधार लिया। अब 10,000 रुपये आपने समझ लिया, क्योंकि उसकी कोविड टाइम्स में उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और आपको ये समझ में आ गया कि भाई इससे 10,000 रुपये तो वापस नहीं आने वाले। लेकिन आपको पता है कि आपका एक दोस्त है जो थोड़ा सा रफ टफ बोलने वाला है, उसको आप ये काम सौंप देते हैं कि भाई देख 10,000 रुपये मैंने उसको दिए हैं, मैं तो मांग नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे से मांगते बन नहीं रहा है, तू किसी तरीके से अगर ले सकता है तो ले ले। करेक्ट। तो ये जो बैड बैंक का काम है वो आपका दोस्त कर रहा है। अब उस दोस्त को भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए अगर वो इतना सब कुछ करने वाला है।
तो आपका वो दोस्त है वो बोलेगा देख भाई मैं तेरे को अभी सामने सामने 15% दे देता हूँ, क्योंकि तेरा 10,000 का लोन है, तू 1,500 रुपये रख और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकता हूँ। तो आप ये समझिए कि पहले तो वो वैल्यूएशन करेगा। अब वो जो आपका बुरा दोस्त है या जो रफ टफ बातें करता है वो पहले वैल्यूएट करेगा कि यार सही में इस बंदे से 10,000 रुपये मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। अगर उस दोस्त को आपके लगता है, यानी कि जो बैड बैंक का काम कर रहा है आपके लिए, उसको लगता है कि यार इससे मैं 3,000 रुपये ही लेकर के आ सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं लेकर के नहीं आ पाऊंगा, तो वो क्या करेगा 3,000 रुपये का सबसे पहले तो 15% आपको कैश दे देगा। 15% कैश दे देगा मतलब 450 रुपये आपको अपफ्रंट दे देगा और बाकी के लिए बोलेगा कि गारंटी देता हूँ मैं तेरे को कि मैं तेरे को बचे हुए पैसे भी लौटा करके दूंगा। कितने बचे हुए पैसे? 450 माइनस 3,000 माइनस 450, यानी कि जो कि 2,550 रुपये के आसपास आ रहा है। ये बचा हुआ पैसा वो आपको गारंटीड देने की बात करेगा। अब इससे उसका ये फ़ायदा है कि अगर उसने 3,000 के कुछ भी ऊपर के रुपए ले लिए तो वो उसके सीधे सीधे पॉकेट में चला जाएगा। करेक्ट? तो बैड बैंक कुछ इस तरीके से काम करेगा। बैड बैंक पहले देखेगा कि अगर आपने 100 करोड़ का लोन दिया था जो आप मान रहे हैं कि नहीं आ पा रहा है, तो इस 100 करोड़ का मैं आपको 100 करोड़ पूरा नहीं देने वाला हूँ, इसका मैं आपको हो सकता है 20% दे दूं, 30% दे दूं, और उस 30% का 15% पहले आपको कैश में दूंगा और बचा हुआ के लिए मैं आपको सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दूंगा, यानी कि वो गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी रिसिप्ट रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपको सरकार बचा हुआ जो भी आपका पैसा है वो देगी ही देगी। कब? 5 साल के अंदर। इसका एक टाइम फ्रेम भी डिसाइड कर लिया गया है। तो बैड बैंक बन जाने से फ़ायदा ये है कि देखिए कुछ एनपीएस ऐसे भी हैं बैंकिंग के पास जिन्हें वो अपने बुक्स में बता चुके हैं कि भाई ये हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और उसे लॉस भी कंसीडर कर चुके हैं। करेक्ट? क्योंकि एनपीए तो उनको बताना ही होता है, तो एनपीए बताते आ रहे हैं, जिसके कारण से बहुत धुलाई पिटाई हुई भी है सरकारी बैंकों की। इवन अब कोविड जो वेव 2 आया था उसके कारण से प्राइवेट बैंकों में भी थोड़ा सा एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी बुक्स में है, लेकिन ये जो बैड बैंक बन रहा है इसके कारण से एक होप निकल के आ रहा है, एक उम्मीद निकल के आ रही है कि भाई मान के चलो मेरा 1,000 करोड़ का एनपीए था, मेरे को बैड बैंक वाला भले ही पूरा 1,000 करोड़ नहीं देगा, लेकिन अगर मेरे को 200 करोड़ भी दे रहा है तो मेरे पास कुछ तो आ रहा है। करेक्ट? तो कुछ नहीं से कुछ सही, मतलब जिसे बैड जो नॉर्मल बैंक था उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा 1,000 करोड़ से कुछ आने वाला है, उसको फाइनली एक रे ऑफ होप दिख रहा है कि चलो 200 करोड़ तो मिलेंगे। अब ये बैड बैंक जो रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका दोस्त जो है वो रफ टफ बातें करता है, इसी कारण से आपने उसको ये काम सौंपा कि भाई तू कर, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये जो आप हो ये कौन है? ये बैंक है, क्योंकि आपसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो बैड बैंक है वो बैड गाय है, यानी कि वो क्या करेंगे? प्रोफेशनल्स लेकर के आएंगे। अब ये प्रोफेशनल कितने प्रोफेशनल होंगे ये तो समय बताएगा। अब इन प्रोफेशनल्स का काम रहेगा कि कौन से वो तरीके अपनाएंगे जिससे ये जो एनपीए हैं या जो नहीं लौटा पा रहे हैं वो फाइनली पैसा देने लग जाएं। क्या अप्रोच रहेगा ये समय बताएगा। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होगा। जैसे मान के चलिए कि हमारा इतना बड़ा जो एनपीए का बुक है, अगर गवर्नमेंट उसको 20% पे भी वैल्यू करेगी तो गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए, क्योंकि 20% तो वो रिटर्न कर रही है बैंकों को। लेकिन ये 20% पैसा भी गवर्नमेंट चाहे तो कहीं और से रेज कर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि जो आपका 10,000 रुपये था, ये काम आपने किसी बैड गाय को सौंपा या बैड बैंक को सौंपा कि यार मेरी 10,000 की रिकवरी कर दो, ठीक है। अब हो सकता है ये बैड बैंक किसी और दूसरे तरीके के इंसान के पास जाए और बोले कि मेरे पास एक XYZ पर्सन का 10,000 रुपये का एक आया है केस, इसको वो एक इंस्ट्रूमेंट बना देगा, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, और किसी और थर्ड पर्सन को हो सकता है वो डील कर ले कि आप मेरे को 4,000 रुपये दे दो और ये 10,000 रुपये रिकवर आप करने की कोशिश कर लो। आपका जितना मतलब 10,000 की जितनी रिकवरी आपने कर ली वो पूरा आपका। मान के चलो आपने पूरी 10,000 की रिकवरी कर ली तो 6,000 का उस बंदे को प्रॉफिट हो जाएगा, ABC बंदे को। करेक्ट? आपको क्या मिल गया हाथ में? आपको उसने प्रॉमिस किया 3,000 रुपीज़, तो 10,000 का 3,000 आपको आ गया। इसने क्या कर लिया? बैड बैंक ने सामने वाले और किसी पार्टी से बोला 4,000 रुपये में एक बंदे का मैं लोन दे रहा हूँ आपको, यानी कि एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ बैड एसेट को, अब इसको आप रिकवर कर लो और इसके बदले आप मुझे 4,000 दे दो। तो 10,000 का लोन है, अब उसको लगता है कि वो रिकवर कर जाएगा, तो उसको लगेगा यार फ़ायदे का सौदा है, 4,000 रुपये दो और वापस रिकवरी आएगी तो पूरी की पूरी 10,000 रुपये, रिस्क रिवॉर्ड तो बेहतरीन है। तो इस कारण से उसने 4,000 इसको दे दिए। इस बैड बैंक को फ़ायदा हो गया 1,000 रुपये का, इस बंदे को 10,000 का 3,000 भी मिल गया, और इसने रिकवर अगर कर लिया तो इसके 4,000 के 10,000 बन गए। करेक्ट? तो इसमें किसका फ़ायदा हो गया? सबका फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसने तो उम्मीद हार रखी थी। ये बीच वाला है, यानी कि बैड बैंक है, तो इसको तो बैठे बैठे बस एसेट को इधर से उधर करने में ही
ब्रांड होने के कारण या जो भी आप बोलें नेटवर्क होने के कारण इसको 1000 का फ़ायदा हो गया, और ये बंदा जिसे मालूम है कि लोन कैसे निकालना है, इसने अपने क्वालिफिकेशन अपने प्रोफेशनलिज्म के कारण से 4000 को 10,000 रुपये बना लिया। तो ये चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज़ में फॉलो होती हैं, हमारे देश ने इसे अब अपनाया है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि बैड बैंक किस तरीके से काम करेगा। बैड बैंक जो भी आपका एनपीए है उसका पूरा पैसा नहीं देने वाला है, कुछ परसेंटेज देगा आपके उस लोन को असेस करने के बाद कि आखिर आपने किसे लोन दिया है, क्या ये सही में संभव है कि इससे पैसा ले पाएंगे, ले सकते हैं। तो हो सकता है हम 20% की रिकवरी, उसको 30% की रिकवरी दिख रही है तो वो सामने वाले बैंक को बोलेगा आपको मैं 20% का ही अभी के अभी बोल सकता हूँ, क्योंकि उसे 30% की रिकवरी दिख रही है जिसमें वो 10% अपना फ़ायदा देख रहा है। तो जनरली आप यही समझ के चलें कि 20 to 30% के आसपास का वैल्यूएशन इनको मिलने वाला है। लेकिन फ़ायदे की बात सिर्फ ये है कि इन लोगों ने ऑलरेडी इसे एनपीए मान लिया था, ऑलरेडी इसे अपने बुक्स में लॉस दिखा दिया था, तो ये एक एक्स्ट्रा पैसा इन्हें आ सकता है जिसे ये भूल चुके थे कि ये सब कुछ डूब गया है। तो किसी डूबे हुए को तिनके का सहारा, ठीक वैसी ही बात यहाँ पर पे अपने को होती हुई दिख रही है। अब इसे मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, पता चला आप वीडियो देखना शुरू कर रहे होंगे तो आप बोले कि ये क्या बता रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये वीडियो यहीं बंद कर देता हूँ। लेकिन अभी इसके बाद हम स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टॉक्स आखिर इन सारे चीज़ों के बाद प्रॉफिटेबल साइड में या अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। अब इसमें जो है ये एनआरसीएल में खुद भी जो पीएसयू बैंक्स हैं ये भी इसके मेंबर रहेंगे, इवन प्राइवेट बैंक्स भी इसके मेंबर रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर पीएसयू बैंक्स को ही दिया गया है। तो खुद ही मेंबर रहेंगे, लेकिन एक कंपनी अलग से सेटअप की जा रही है। आरबीआई से लाइसेंस मिलना बाकी है जो कि बहुत जल्द मिल जाएगा, और उसके बाद फिर प्रोफेशनल्स को ये हायर करेंगे जिनका काम रहेगा जा जाके वसूली करना, क्योंकि बैंक वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बैंकिंग भी संभालना होता है। तो ये शायद एक सही बात भी है कि बैंकिंग वाले जा जाके घर ये चीज़ नहीं कर सकते, या तो फिर बजाज फाइनेंस जैसा कोई बैंक हो तो बात अलग है, क्योंकि बजाज फाइनेंस वाले मैंने सुना है कि बहुत ख़तरनाक तरीके से अपनी रिकवरीज कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये सब कुछ था आज के इस 30,000 करोड़ के जो अनाउंसमेंट आई है। तो जो 30,000 करोड़ है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट के लिए है, यानी कि जो 15% का सबसे पहले तो कैश मिल जाएगा, और बचे हुए 2550 यानी कि जो आपके 10,000 में से 3,000 मिले थे उसके 15% यानी कि 450 रुपीज़ आपको कैश दे देगा सामने वाला बंदा, और 2550 के लिए आपको एसआर दे देगा, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट, जो कि गारंटीड रहेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये हो गया बैड बैंक की कहानी। अब फटाफट से चलते हैं बैंक निफ्टी, जो कि आज का स्टार परफॉर्मर था, है ना, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी, क्या ज़बरदस्त चाल, मतलब आज जो मूवमेंट था वो ज़बरदस्त था। डेली चार्ट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले आज का जो कैंडल सेटअप है वो कम्प्लीटली मारूबोजू है, यानी कि देयर इज नो अपर और लोअर शेडो इन्वॉल्व इन, बहुत छोटा सा अपर शेडो होगा तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं एज अ मारूबोजू। इसके सीधे सीधे इंप्लीकेशंस जाते हैं कि कल आपको बैंक निफ्टी गैप अप खुलती हुई दिख सकती है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग हुई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब ये जो न्यूज़ आई है बैड बैंक वाली, इसने तो फ्यूल किया ही इस रैली को, लेकिन उसके साथ में जो कल की अनाउंसमेंट थी टेलीकॉम सेक्टर के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इस बैंक निफ्टी को आज चलाने में। क्योंकि इंडसइंड बैंक को हमने देखा 8% ऊपर था, उसका रीज़न ये था कि उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है आइडिया को, और अगर आइडिया को सर्वाइवल के लिए टाइम मिल रहा है तो सीधे सीधे उसका होल बेनिफिशियरी इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों ने आइडिया को काफ़ी ज़्यादा लोन दिया हुआ है। तो अगर वो कंपनी डूब जाती तो इनके भी वो जो लोन थे वो डूब जाते। तो इस कारण से 7-8% के आसपास इंडसइंड बैंक में तेज़ी थी, और साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट में भी 5 से 6% की तेज़ी हमको देखने को मिली। अब आगे क्या, आगे ये है कि पहला जो ट्रिगर था बैंक निफ्टी के लिए वो ये था कि टेलीकॉम वाला जो न्यूज़ था वो बहुत अच्छा था। उसमें इवन पीएसयू ने भी, जैसे कि एसबीआई ने भी 3,000 करोड़ के आसपास के लोन दिए हुए हैं आइडिया को, तो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। ये हर दोनों तरफ के कंपनीज के लिए अच्छा हुआ, इवन बैंकिंग के लिए भी अच्छी बात थी, और साथ ही उन टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी अच्छी बात थी। जो दूसरा ट्रिगर आया वो आया आपका ये वाला बैड बैंक वाला। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा न्यूज़ था, जिसमें खोने के लिए कुछ भी नहीं है इस पूरे चीज़ों से, इस पूरे चीज़ से बनने के बाद पीएसयू बैंक्स के लिए, लेकिन पाने के लिए थोड़ा बहुत है। तो ये भी एक अच्छा खबर, एक अच्छी खबर, जिसके कारण से बैंक निफ्टी में आज रैली हमको देखने को मिली। अब चार्ट के हिसाब से आप देखिए तो एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। निफ्टी कब से कर चुका था 12,000 के लेवल्स को ब्रेक, और वहाँ से 5,000 पॉइंट चल चुका है, यानी कि 12,000 का 5,500, लगभग 40 to 45% का आरओआई दे चुका है निफ्टी।
करेक्ट, वहाँ से। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है और आप उसी तरीके के रिटर्न्स यहाँ से भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी कहाँ पहुँच जाएगी, 50,000 या उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। लेकिन जो डेली चार्ट के सेटअप के हिसाब से टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 40,000 और 44,000 के टारगेट्स अब बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें सुधर रही हैं। वेव 2 में जो हिट हुआ था, वेव 3 अभी तक हमारे यहाँ पे नहीं आया है और भगवान न करे आए, और अगर नहीं आता है तो एनपीएस वाली तकलीफ फिर से रिड्यूस होती हुई दिखेगी। और कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग के जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, स्पेशली एसबीआई जैसे काउंटर्स के। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात कि 40,000 44,000 के लिए तैयार है बैंक निफ्टी। और यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि निफ्टी को आप कोई आउट परफॉर्म करेगा तो वो बैंक निफ्टी करेगा। तो आपको अगर ज़्यादा इंडेक्स में ही प्ले करना है तो कोशिश करिए बैंक निफ्टी में प्ले करने की, ना कि निफ्टी में। ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको बैंक निफ्टी में ही मिलेगा। अब अगली बात कि वीकली सेटअप के हिसाब से देखते हैं निफ्टी बैंक को। तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जो ब्रेकआउट करेगा इस लेवल पे, यानी कि 38,500 के उस पार हमको एक ब्रेकआउट मिलने वाला है इस पे। अगर हम देखें इसे असेंडिंग ट्रेंड लाइन की तरीके से, तो अगर हम जनरल एक देखते हैं तो यहाँ पर पे कल का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज थर्सडे था, कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो वीकली कैंडल का ब्रेकआउट हमको कल ऑब्जर्व हो जाएगा और अगला हफ्ता इस ब्रेकआउट के कारण ज़बरदस्त हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए वीकली सेटअप भी बहुत स्ट्रांग दिखता है। और अगर हम इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट की बात करें तो इसके हिसाब से जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत बड़े आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 52,000 के टारगेट्स बैंक निफ्टी के निकल के आ रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, या हो सकता है 1 साल लग जाए, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करता है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर एक बड़ा मूव यहाँ पर पे हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। तो ये हो गया वीकली और डेली सेटअप। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, जहाँ पर आपको फोकस रखना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर पे पीएसयू बैंक्स होंगे, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ है अपने बैड लोन से, जो कि इनके बैड एसेट बन गए हैं और फाइनली एनपीएस बनते चले जा रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में ये तकलीफ थोड़ी कम है, स्पेशली जो अच्छे नाम हैं। छोटे बैंकों में तकलीफ है ही, जैसे येस बैंक हो गया या आईडीएफसी फर्स्ट हो गया। लेकिन फिर भी अगर कंपैरेटिवली प्राइवेट जो बड़े बैंकर्स या बड़े लैंडर्स हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इनके एनपीएस उतने बड़े नहीं हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स होंगे। सबसे पहला नाम एसबीआई, जो सबसे जायंट, सबसे बड़ा प्लेयर है बैंकिंग स्पेस में, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। टू बिग टू फेल है, इतना बड़ा है कि इसे कभी डुबोया नहीं जा सकता। तो एसबीआई में ज़बरदस्त प्राइस एक्शन के वर्ज पे खड़ा हुआ है एसबीआई का स्टॉक। इनफैक्ट आज इसने ब्रेकआउट लगा भी दिया है। पिछली बार जो हाइज इसने क्रिएट किए थे 467 के आसपास 4 अगस्त को, आज लगभग उसी के आसपास से इसने अपने आप को उसी आसपास में अपने आप को क्लोज किया है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन सारे स्टॉक्स के लिए। और अगर कल हमको ये सारे ब्रेकआउट्स मिलते हैं, इसके ऊपर ये जाकर के क्लोज होते हैं, तो 520 और 600 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर पे तैयार हो जाता है। दूसरा स्टॉक कैनरा बैंक, राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टेक बढ़ाया है। शायद उन्हें इस बात की थोड़ी बहुत खबर रही होगी कि कुछ ऐसा बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है और ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी बैंकिंग के लिए, जो भी हो। लेकिन ये भी एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर भी कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न है, लेकिन जो हैंडल है उसने बनने में काफ़ी समय लगा दिया, तो थोड़ा स्ट्रेच्ड है। लेकिन लगभग आप इसे उसी तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट होना है। 170 175 के ऊपर एक बोल्ड क्लोज चाहिए कैनरा बैंक के चार्ट्स पर। 200 और 215 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा कैनरा बैंक का स्टॉक। और राकेश झुनझुनवाला जैसे एस इन्वेस्टर के इसमें निवेशित होने के कारण आपको एक थोड़ा सा ट्रस्ट भी यहाँ पर आता है कि चलिए हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदना कब है? 170 175 के बोल्ड क्लोज आ जाने दीजिए डेली चार्ट्स पर, उसके बाद खरीदिए। 200 215 रुपए के इमीडिएट टारगेट्स के लिए आपको इसे खरीदना चाहिए। तीसरा स्टॉक इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ पीएनबी, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है और छोटे स्टॉक्स में हमेशा सबकी नज़र होती है, चाहे वो येस बैंक हो, वोडा आइडिया हो। तो ये भी 35 रुपये के आसपास में एक बड़ा बेस है। जब भी 35 के आसपास आता है, मैं हमेशा अपनी टेलीग्राम फैमिली को कहता हूँ कि आप खरीद लीजिए, आपको बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। और मैं वीडियो के बीच में आपको एक चीज़ और बता दूँ कि टेलीग्राम फैमिली पे हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं, स्टॉक्स, निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट हम स्टॉक आइडियाज़ भी देते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप देखिए, यहाँ पर कंटिन्यूसली स्टॉक आइडियाज़ डिस्कस होते हैं और मैं बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी यहाँ पर बताता हूँ। मैंने 1690 से कोटक रिकमेंड किया हुआ था, आज फाइनली कोटक 1900 रुपये के लेवल्स के ऊपर निकल चुका है। ऐसे कई स्टॉक आइडियाज़ यहाँ पर शेयर होते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेलीग्राम फैमिली। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर रखा है। तो तीसरा स्टॉक छोटा स्टॉक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इनके पास तो बहुत बढ़िया तरीके से आप जानते हैं एनपीए के लिए फेमस है पीएनबी,
और ये बैंक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इस ट्रेंड लाइन को नीचे एक सपोर्ट जो है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसने अपना एक सपोर्ट बना दिया है। इस सपोर्ट के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, जो कि करीब करीब 35 रुपए के लेवल के आसपास आता है। 35-34 के नीचे अगर ये स्टॉक डेली चार्ट्स पर बंद हो जाए तो आपको यहां से एग्जिट कर जाना चाहिए। 5 से 6 रुपए का रिस्क है। अपसाइड पहला जो है वो 5 से 6 रुपए का ही है। 46 से 47 रुपए इमीडिएट बेसिस के टारगेट्स हैं, और अगर यहां से एक ब्रेकआउट मिलता है तो 55 से 60 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक मेरे जो रेडार में आए, और साथ ही इंडसइंड बैंक भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट भी 53 रुपए के ऊपर निकलता है तो वो भी अच्छा चल सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली पीएसयूज के बारे में बात करना चाहता था, और ये 3 पीएसयू काउंटर्स बहुत अच्छे रेडी दिखाई दे रहे हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बैंक निफ्टी के भी टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और मैंने आपको ईजी तरीके से बैड बैंक क्या होता है और किस तरीके से काम करेगा ये भी समझाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा। और अगर आपको पहली बार आपने ये वीडियो आप देख रहे हैं और आप चैनल पर नए हैं, तो हम बहुत अच्छे कंटेंट्स बनाते हैं। इस चीज़ के लिए हम आपको प्रॉमिस कर सकते हैं, आप पुराने कंटेंट्स भी जाकर के देख सकते हैं। तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को, ताकि वो भी समझ पाएँ कि आखिर कैसे बैड बैंक परफॉर्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो फटाफट से लगवा लें, सेकेंड जैब नहीं लिया है तो वो भी ले लें। इसी तरीके से हम कोविड को हरा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।